ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। देश और दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल जो पल पल निगाह बनाए है कि इस समय पर कौन सी कमोडिटी किस मंडी में क्या रंग बदल रही है, क्या रूप बदल रही है और उसका कीमतों का जो धारा प्रवाह है वो किस दिशा की तरफ जा रहा है। हम लगातार 2 दिन से कोशिश कर रहे हैं मॉनसून के जो आंकड़े निकल करके आए हैं, जो मॉनसून का अनुमान पूर्वानुमान आया है आईएमडी की तरफ से और उससे पहले स्काईमेट की तरफ से जो पूर्वानुमान आया था, उसका इंपैक्ट एग्री कमोडिटीज के ऊपर क्या पड़ रहा है और साथ ही साथ प्राइसेस के ऊपर क्या इस समय पर हम असर देख रहे हैं। हाजिर मंडियां चूंकि 2 दिन से लगातार लाल निशान के साथ कारोबार कर रही हैं, ना सिर्फ हाजिर मंडियां बल्कि वायदा कारोबार भी यहां पर टूटा है। जब से आईएमडी का अनुमान आया है कि 96% बारिश रह सकती है देश के अंदर और जो बारिश का जो वितरण होगा पूरे सीजन, मॉनसून के पूरे सीजन बेहतर रहेगा और अल नीनो का जो इंपैक्ट है, अल नीनो का इंपैक्ट लगातार कम होगा। इस पर अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय पर फोन लाइन पर मौजूद है कमोडिटी जगत के जाने माने चेहरे जी चंद्रशेखर साहब। जी चंद्रशेखर साहब, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। और साथ ही अतुल गनत्रा हमारे साथ इस समय पर मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि कॉटन का बाजार क्या कहता है, कपास, नरमा कपास पर इस मॉनसून का क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आप दोनों ही मेहमानों का मार्केट टाइम्स टीवी पर स्वागत है। सबसे पहले चंद्रशेखर साहब, आपसे रिएक्शन चाहूंगा। आईएमडी का आंकलन आया है मॉनसून, क्योंकि अब एग्री कमोडिटीज जो ट्रैवल करेंगी मॉनसून पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। बारिश कम होगी, ज्यादा होगी, उससे प्राइसेस भी ऊपर नीचे होते हुए दिखाई देंगे। स्काईमेट का जो 93% के आसपास का पहले पूर्वानुमान आया था वो आज भी उसके ऊपर कायम है। उनका मानना है कि 93% के आसपास की बारिश देखने को मिलेगी। आईएमडी ने कहा है कि अल नीनो का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, जैसे जैसे मॉनसून आगे बढ़ेगा अल नीनो कम होता जाएगा, कमजोर पड़ता चला जाएगा और बारिश जो है 96% के आसपास रहेगी। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि 96% जैसे ही आंकलन आया, एग्री कमोडिटीज औंधे मुंह गिरी। चाहे हम ग्वार की बात करें, चाहे नरमा कपास की भी अगर हम बात कर लें तो वहां पर भी हमने मामूली इंपैक्ट देखा। इसके साथ साथ मसालों के ऊपर इंपैक्ट हमने देखा, तिलहन फसलों के ऊपर हमने इंपैक्ट देखा, लाल निशान। पहला रिएक्शन आपका क्या लगता है चंद्रशेखर साहब आपको? मैं मानता हूं स्काईमेट और आईएमडी दोनों का जो अनुमान फोरकास्ट आया है वो काफी प्रिलिमिनरी है जी। और आगे जाकर के ही सेकेंड हाफ ऑफ मई कोई हमें पता लगेगा। जो फैक्टर्स है मॉनसून मेकिंग फैक्टर्स वो ज्यादा क्रिस्टलाइज हो जाएंगे इन द सेकेंड हाफ ऑफ मई। ये पहला मुझे कहना है। दूसरा है, मैं कहीं इंटरनेशनल एजेंसी को ट्रैक करता हूं, वेदर फोरकास्टर्स को ट्रैक करता हूं, उन सबका एकमत राय है कि जरूर दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में एल निनो का असर दिखाई देगा। मगर क्या वो असर, उसकी तीव्रता अब हम अभी बता नहीं पाएंगे। वो क्या, विल इट बी माइल्ड, विल इट बी मॉडरेट और विल इट बी सीवियर, वो अब हम बता नहीं पाएंगे और भी 3-4 हफ्ता लग जाएगा उसको उसका एक ठोस संकेत हमें मिलने को। मगर हमारा देश में हमारा खरीफ फसल के लिए ये जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून है काफी अहम है और हमें ये सोच करके चलना है कि मॉनसून स्लाइटली बिलो नॉर्मल रहेगा। ये सोच करके हमें कंटिजेंसी प्लान बनाना है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, मैं समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वितरण। उसको हम कहते हैं टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 4 महीने में वितरण कैसा होगा और देश भर में इतने राज्य है उसमें वितरण कैसा होगा। तो स्पेशियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन इज द की। समझो आप अपना लॉन्ग टर्म एवरेज से 90% भी बारिश हुआ मगर इसका वितरण अच्छा रहा
तो कोई दिक्कत नहीं आएगा खरीफ क्रॉप के ऊपर। ठीक है। और आपका 95, 96, 97% भी अच्छा बारिश हुआ और उसका वितरण सही नहीं है तो इट विल इम्पैक्ट खरीफ क्रॉप। पर अभी काफी प्रिलिमिनरी है, मगर सरकार की ओर से, मार्केट की ओर से हमें ऐसा समझ के जाना है कि एल नीनो का खतरा मंडरा रहा है अभी भी, मगर उसका तीव्रता क्या है वो हमें मालूम नहीं है। जो व्यापारी है, किसान है, वो सबको दे हैव टू बी वेरी कॉशियस। और सरकार का ऊपर, खास करके राज्य सरकारों का ऊपर एक बड़ा जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर डिस्ट्रिक्ट वाइज कंटिजेंसी प्लान। तो ऐसा इसकी तैयारी में हमें रहना चाहिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने चंद्रशेखर साहब की। दो फैक्टर्स यहां पर हैं। नंबर एक, इससे कोई दो राय नहीं कि अल नीनो का इंपैक्ट आएगा, लेकिन वो कितना तीव्र हो सकता है इसका अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अल नीनो जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो मौसम विभाग हैं उनकी अगर हम माने तो उसका इंपैक्ट एक दिखाई देता है। नंबर दो, जो आपने बात कही कि डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखना होगा कि 96%, 98%, 100% अगर रेनफॉल होती है, अच्छा मतलब जो हम एक नॉर्मल मॉनसून मानते हैं, अगर वो भी आ जाता है, सामान्य मॉनसून भी यहां पर दिखाई देता है, लेकिन उसका अगर वितरण ठीक ठाक नहीं है तब भी एक चिंता का कारण हो सकता है। क्योंकि पिछले साल जो सूखे की बात कही जा रही थी कि मौसम विभाग ने यह कहा था कि मॉनसून अच्छा रहेगा, लेकिन जो साल की शुरुआत के अंदर 10% का सूखा था वो बढ़ करके साल के अंत तक आते आते 16% हो गया। क्या यह भी माना जा सकता है कि सूखे की भी कहीं ना कहीं संभावनाएं पैदा हो सकती हैं क्या अभी तक? क्या आपको क्या लगता है? हमारा देश इतना बड़ा है, ज्योग्राफिकली वेल स्प्रेड, तो कहीं ना कहीं सूखे का एक खतरा होता ही है। और उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। इसे कहते हैं रेन शैडो रीजन। अभी आप कच्छ गुजरात में कच्छ है, कच्छ इज अ रेन शैडो रीजन। खास करके महाराष्ट्र में, विदर्भ में काफी कम बारिश होने का संभावना हर साल होता है। तो ऐसे वी नीड टू आइडेंटिफाई रेन शैडो रीजन, और जहां इतने साल के जो विश्लेषण करके हमें पता होना चाहिए कहाँ कहाँ बारिश कम होने का संभावना है, उसके ओर हमें ध्यान देना चाहिए। तो इतना बड़ा देश है हमारा, तो कहीं ना कहीं पॉकेट्स तो रहेंगे जहां बरसात कम होगा, और उसके ओर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ सीएआई प्रेसिडेंट अतुल गनत्रा साहब भी हैं। अतुल जी, स्वागत है आपका। अतुल जी, मेरा आपसे स्ट्रेट सवाल है, मॉनसून को आप किस नजर से देखते हैं? और चूंकि आपका तो अब ये सीजन आ रहा है और कॉटन इस समय पर हॉट कमोडिटी भी बना हुआ है, फार्मर्स लगातार शिफ्ट भी कर रहे हैं, पल्सेस का प्रोडक्शन कम होने का कारण है फार्मर्स शिफ्ट हो रहे हैं कॉटन की क्रॉप की तरफ। और अदर कमोडिटीज की अगर हम बात करें, राजस्थान के अंदर जो अनाज, मोटे अनाज का प्रोडक्शन जो रिड्यूस हुआ है, वहां पर भी जो फार्मर्स हैं शिफ्ट हो रहे हैं कॉटन की तरफ। यानी इस समय पर सबकी निगाहें कॉटन की तरफ है, उनसे उम्मीदें बहुत हैं। आपको क्या लगता है, मौसम आपको खुश रखेगा? मौसम का जो मैं जी, ये लास्ट ईयर भी जो आईएमडी और स्काईमेट का जो आया था, रिपोर्ट आया था, उन्होंने बताया था कि बारिश बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कहना बहुत अच्छा रहेगा, वो बहुत अभी अर्ली है इनका स्टेटमेंट, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा। मई एंड या जून फर्स्ट वीक में ही करेक्ट आइडिया आएगा। जी, और जो कॉटन की तरफ फार्मर्स का शिफ्टिंग है उसको आप किस नजर से देखते हैं? ये शिफ्टिंग जो है वो सही मात्रा में तभी मालूम पड़ेगा जब बारिश होगा, और बारिश के टाइमिंग के ऊपर फार्मर डिसाइड करते हैं। जैसे हमारे देश में सबसे बड़ा जो कॉटन ग्रोइंग एरिया है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात है, और वहाँ के फार्मर, मेनली महाराष्ट्र का एग्जांपल देता हूँ, 80% महाराष्ट्र का सोइंग दो क्रॉप में होता है, जैसे कॉटन और सोयाबीन। और वो बारिश को देख के और वो टाइम पे उसका क्या रेट है वो देख के फार्मर उस दिशा में सोइंग करते हैं। जी, तो बारिश कैसा रहेगा, बरसात कैसे टाइम पे आएगा,
वो हिसाब से फार्मर सोइंग करेगा। अभी से कहना कि कॉटन की तरफ झुक रहे हैं या कहना ये बहुत अर्ली है। ये करेक्ट डिसीजन हमें फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जून में मालूम पड़ेगा। यानी आप दोनों ही पैनलिस्ट एक बात पर तो खास तवज्जो दे रहे हैं कि ये अर्ली है इस जी। लास्ट 2 या 3 दिन से जो मौसम का थोड़ा मौसम में इंडिया में खराब हुआ है, जैसे गुजरात पूरा नॉर्थ में और महाराष्ट्र एमपी सब जगह बारिश और बर्फ की ओले वगैरह गिरना चालू है। ये भी ऐसे बताता है कि जो एक्चुअल मॉनसून है वो 10 से 15 दिन डिले हो सकता है। इस वजह से ये जो 3-4 दिन का डिस्टर्बेंस आया है, इससे क्या हो गया कि वेदर कूल डाउन हो गया है और ये कूल डाउन होने की वजह से 10-15 दिन एक्चुअल मॉनसून डिले भी हो सकता है। हालांकि हमने बड़े बुजुर्गों से समझा है और सुना है कि जब भी मॉनसून से पहले अगर शावर्स आती हैं, बारिश देखने को मिलती है, तो समझना चाहिए कि मॉनसून कमजोर पड़ने जा रहा है। चंद्रशेखर साहब, क्या ये माना जाए कि अभी जो हाल फिलहाल के अंदर में हमने ये 2-3 दिनों से मौसम खराब देखा है, बारिशें पड़ी हैं, तो क्या ये समझा जाए ये कहीं ना कहीं पिक्चर है कि मॉनसून इस बार कमजोर पड़ने वाला है? 96% छोड़िए, 90% से भी नीचे जा सकता है। बिल्कुल, वो खतरा जरूर मंडरा रहा है, क्योंकि अब पिछले 6 साल में देखिए जो अनसीजनल रेन बोलते हैं, बेमौसम बारिश और ओले, पिछले 6 साल के अंदर 4 साल में ऐसे हुआ है। 2014, 2015, क्योंकि मैं ट्रैक करता हूं और मैं जानता हूं इसके बारे में। तो इस साल भी ऐसा हुआ है। और जब भी हमारा गर्मी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु जो एकदम तीव्र होता है, तभी बरसात का जो क्या बताऊं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड रेन बढ़ जाता है। मगर अब एक बेमौसम बारिश के वजह से जरूर एक डिस्टर्बेंस आ सकता है। मगर ये जो मौसम का फैक्टर्स, जितने भी पैरामीटर्स है, वो ज्यादा करके बाय द मिडिल ऑफ मई, सेकेंड हाफ ऑफ मई को ही एक ठोस हमें संकेत मिलेगा उनसे। तो तब तक हमें जरा इंतजार करना चाहिए। देयर शुड बी नो अलार्म, हमें किसी को डराना नहीं है, अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। मगर दूसरी तरफ हम देखेंगे, ऐसा नहीं कि हमें नॉर्मल मॉनसून का ही कोई गारंटी है, वो भी नहीं है। बट सावधानी से काम लेना है, हमें कंटिजेंसी प्लान को तैयार रखना है। बरसात कम होगा ऐसा समझ के ही हमें आगे बढ़ना है। और खास करके हमें कपास के बारे में बोलना चाहता हूं, क्योंकि आपने मेरा दोस्त गणात्रा साहब से पूछा। अब किसानों को एक अच्छा भाव मार्केट में दिख रहा है। तो मैं समझता हूं अगला खरीफ सीजन के लिए बुआई में क्षेत्र बढ़ जाएगा। कम से कम 120 लाख हेक्टर में कपास की बुआई हो सकती है। और बरसात समझिए वितरण अच्छा हो गया, तो वी विल प्रोबेबली हैव अ गुड क्रॉप, अ बम्पर क्रॉप ऑफ कॉटन। अभी चूंकि कॉटन की तरफ ये थोड़ी सी डिस्कशन मूव हुई है, तो कॉटन को लेकर के मेरे पास में कुछ एक डेटा है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आपका रिएक्शन भी चाहूंगा। इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट 75 से 77-78 सेंट के आसपास में इसका प्राइस हम देख रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट पिछले तकरीबन अगर हम 1 महीने का आउटलुक लेकर के चलें, थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम उसने दिखलाया है। एक कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से कुछ ना कुछ इंपोर्ट बढ़ने की संभावनाएं यहां पर जरूर बढ़ी हैं। इसके अलावा जो इस साल का जो एक्सपोर्ट है उसके अंदर तो हमने इजाफा देखा ही है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो 25 लाख बेल के आसपास कम इस समय पर आंकलन निकल करके सामने आ रहा है। इस पर आपका क्या रिएक्शन? हाँ, मैं भी समझता हूँ कि हमारा उत्पादन कम है इस साल पिछले साल के मुकाबले। ये मैं पहले से पिछले 4-5 महीने से 6 महीने से कहते आ रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछला साल का जो बरसात का वितरण और जो क्षेत्र है, एरिया प्लांटेड और ईल्ड, वो सबको देखते हुए 300 लाख घांट या 300 से 310 लाख घांट का ही हमारा उत्पादन है। और एक्सपोर्ट डिमांड के वजह से हमारा जरा भाव में इजाफा देखने को मिला है किसानों को। ये मैं किसान के ओर से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि किसान को अच्छा भाव मिला है और अभी अच्छा भाव
मार्केट में वो देख रहा है तो उसको एक अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। और अगला सीजन में यानी अभी मई जून महीने में जब भी बुवाई होगी तो उसका कपास का क्षेत्र बढ़ सकता है। कम से कम 120 लाख हेक्टेयर में बुवाई होनी चाहिए इसकी। 120 लाख हेक्टेयर में। मेरे पास जो डाटा यहाँ पर है चंद्रशेखर साहब, वो है 340 लाख बेल का। पिछले साल 365 लाख बेल था, अभी 340 लाख बेल की संभावना है। तकरीबन 25 लाख बेल जो है वो कम है प्रोडक्शन। अतुल जी, इस समय पर हमने जो प्रोडक्शन कम देखा, एक्सपोर्ट में इजाफा देखा, अब फार्मर्स को यह लगता है कि प्राइस हमें बड़े अच्छे मिलेंगे, चलो कॉटन की तरफ शिफ्ट करते हैं। अब जैसा कि चंद्रशेखर साहब ने यहां पर बताया कि जो एरिया है 120 लाख हेक्टेयर, यहां पर अब बढ़ने की संभावना है। एरिया बढ़ेगा तो जब एरिया बढ़ेगा प्रोडक्शन भी जाहिर सी बात है ज्यादा निकल करके आएगा। कीमतें बढ़ेंगी या फिर फिसलेंगी यहां पर? और लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन इस समय पर हम अगर नरमा कपास की बात करें तो राजस्थान में साल 2018-19 में जो कपास का उत्पादन है वो 18,68,000 बेल रहने की संभावना है, जो कि साल 2017-18 के 22 लाख बेल के उत्पादन से 3,32,000 बेल कम है। वहीं तेलंगाना की अगर हम बात करें, तेलंगाना का जो प्रोडक्शन है 52 लाख बेल का रह सकता है। साल 17-18 में यह 55 लाख टन का बेल का था, यहां पर भी 3 लाख बेल कम हुई है उत्पादन के अंदर। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में भी हमने काफी कमी आते हुए देखी थी, लेकिन गुजरात यहां पर संभलता हुआ दिखाई दिया है। उसने कहीं ना कहीं बैलेंस करने की एक कोशिश की है। गुजरात में 3 लाख बेल का हमने इजाफा देखा है। और हमारे साथ एक बार फिर से संपर्क में है चंद्रशेखर साहब और अतुल जी। अतुल जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि 340 लाख बेल प्रोडक्शन इस साल रहने की संभावना है, बीते साल 365 लाख का था। अब प्राइजेस किस फैक्टर के ऊपर में काम करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन कम है, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है। बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट्स यहां पर इंक्रीज किए हैं, बांग्लादेश सबसे बड़ा हमारा खरीदार बनकर के उभरा है। इसके अलावा पाकिस्तान दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है, पाकिस्तान ने 81,603 टन माल परचेज किया है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आ जाता है वियतनाम, वियतनाम ने 89,834 टन माल परचेज किया है। चौथे नंबर पर चीन आ जाता है, 74,997 टन माल परचेज किया है। क्या लगता है समीकरण क्या कहते हैं? जैसा कि चंद्रशेखर साहब बता रहे हैं कि एरिया बढ़ सकता है अब कॉटन का। अगर एरिया बढ़ता है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ेगी, मार्केट में जब सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस क्या नीचे जाएंगे? लगता है ऐसा? टूट गया है चंद्रशेखर साहब। जैसा कि ये डाटा बता रहे हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश है 1,10,000 टन का उसने माल परचेज किया, पाकिस्तान ने अच्छा खासा माल परचेज किया, वियतनाम ने। जी जी अतुल जी। चंद्रशेखर साहब के पास चलते हैं। चंद्रशेखर साहब, ये जो डाटा है, ये डाटा क्या दर्शाते हैं? कौन सा? कपास का बोलते हो? जी जी जी, कपास का जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें और वियतनाम की बात करें, चाइना की बात करें, इन्होंने अच्छी खासी खरीदारी की है। तो जब एरिया बढ़ेगा प्रोडक्शन भी इंक्रीज करेगा, प्रोडक्शन जब इंक्रीज करेगा तो क्या प्राइस नीचे आएंगे? नहीं, प्राइस को वैसे लॉजिकली कहना है तो हमारा लोकल मार्केट में भाव को नीचे आना चाहिए अगला साल। मगर अगला साल का बुवाई जो 2019-20 की बुवाई तो अभी जून महीने में होगी, उसका फसल निकलेगा सितंबर अक्टूबर का बाद, तो इट इज स्टिल 6 मंथ्स अवे, 6 महीना आगे है ना। जी जी। तो मार्केट अभी रिएक्ट नहीं करेगा। मगर एक बार बुवाई के जो आंकड़े हैं, क्या क्षेत्र है, उसके जो आंकड़े हम निकल कर आएंगे 15, 20, 25 जुलाई,
तक हमें एक संकेत मिल जाएगा कि क्षेत्र कितना होगा और कितना बढ़ने वाला है, तभी मार्केट विल स्टार्ट रिएक्टिंग। अभी काफी काफी अर्ली, इट्स टू अर्ली फॉर द मार्केट टू रिएक्ट। मगर और एक मैं बताना चाहता हूँ, आपने जो आंकड़े बताए थे, हाँ। 365 लाख बेल लास्ट ईयर और दिस ईयर 340 लाख। टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं मानता हूं कि इतना बड़ा उत्पादन है हमारा देश में। इससे जरूर कम है। मेरा अनुमान से 300 से 310 लाख गांठ का ही उत्पादन है इस साल, यानी 2018-19 में। तो इसके वजह से सप्लाईज में काफी टाइटनेस है और एक टाइटनेस के वजह से भाव ऊपर है। मगर मैं खुश हूं उसके वजह से, क्योंकि किसान को अच्छा भाव मिल रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर। और ये एक बड़ी खबर है कि 300 और 310 लाख बेल के आसपास का उत्पादन एक्सपेक्टेड है, यानी कि जो 25 लाख बेल की हम कमी की बात कर रहे थे, ये कमी बढ़ करके 60 से 65 लाख बेल की हो सकती है। निश्चित तौर के ऊपर प्राइजेस यहां पर बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ चंद्रशेखर साहब, जो इंपोर्ट के अंदर हमने इजाफा देखा है, इंपोर्ट भी यहां पर 18-19 के अंदर भारत का जो कॉटन का इंपोर्ट है उसमें भी हमने इजाफा आते हुए देखा है। और 18-19 में 27 लाख बेल से ज्यादा का हमने इंपोर्ट किया है। अगर 16-17 की बात करें तो 16-17 में भी 27 लाख बेल का था, लेकिन 17-18 में 15 लाख बेल का हमने इंपोर्ट किया था। तो क्या ये जो सप्लाई के अंदर हम बड़ा गैप देख रहे हैं, इसकी वजह से इंपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं? घरेलू डोमेस्टिक मार्केट से ना परचेज करके बाहर से परचेज करने की कोशिश है सस्ते दामों पर? हमारे देश में लॉन्ग स्टेपल कॉटन का उत्पादन बहुत कम है, लगभग नहीं है समझो। तो लॉन्ग स्टेपल कॉटन का इंपोर्ट जारी रहेगा अगला साल भी। और मैं समझता हूँ हमारा जो एक्सपोर्ट का जो खिड़की खुला है, वैसे इंपोर्ट का भी खिड़की खुला रहना चाहिए। और इंपोर्ट करना कोई गुनाह नहीं है। जैसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा पास जो माल है वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका निर्यात हो रहा है। तो जो माल हमें चाहिए लॉन्ग स्टेपल कॉटन, जिसकी उपलब्धि हमारे देश में कम है, वो हम उसके आयात होती है। तो आई थिंक दैट आई डोंट सी ए प्रॉब्लम देयर। मगर आगे जाकर के जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन का डिमांड हमारा देश में बढ़ने का संभावना है, तो हमारा इंपोर्ट भी बढ़ सकता है। ये तो कॉटन की बात हुई। एडिबल ऑयल पर आपका क्या आउटलुक है? एडिबल ऑयल के बारे में आप क्या कहेंगे? चंद्रशेखर साहब, अगर सीड्स की बात करें, एडिबल सीड्स की बात करें, एडिबल ऑयल, तो उसमें आपका क्या रुझान है? वहां पर मार्केट जो है प्रोडक्शन इंक्रीज करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, या फिर वहां पर भी हम डेफिशिएंसी देखेंगे? नहीं, आप डोमेस्टिक मार्केट के बोलते हो क्या इंटरनेशनल मार्केट? डोमेस्टिक मार्केट की। डोमेस्टिक मार्केट में अभी जो सरसों की फसल जारी है, 80 लाख टन का उत्पादन है सरसों का। इसके वजह से सरसों का भाव नीचे आ गया है। मगर हमारा देश का जो भाव है खाद्य तेल का, वो खास करके जो पाम ऑयल, इंपोर्टेड पाम ऑयल, उसका काफी असर हमारा मार्केट में दिखाई देता है। मैं अभी पिछले महीने मार्च महीने में कोलालमपुर में था। मैंने एक स्पीच दिया था वहाँ, प्राइस आउटलुक कॉन्फ्रेंस ऑफ मलेशियन कमोडिटी एक्सचेंज। वहाँ भी मैंने बताया कि विश्व भर खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ेगा, कम से कम 6 मिलियन टन बढ़ेगा विश्व भर। पाम ऑयल का उत्पादन कम से कम 3 मिलियन टन बढ़ेगा। इसके वजह से पाम ऑयल के भाव काफी दबाव में रहेगा, पाम ऑयल का भाव। और वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम सस्ता दर में $500-520 प्रति टन उस भाव में हम आयात कर सकते हैं पाम ऑयल। तो उसका जो असर है हमें जरूर भारत देश में दिखाई देगा। एक दिस इज वन पॉइंट। अगर आप दूसरी ओर देखिए, एल नीनो का खतरा मंडरा रहा है। क्या हमारा बारिश का वितरण सही रहेगा? वो बारिश की वितरण सही नहीं है जून से लेकर के सितंबर तक, तो शायद हमारा जो खरीफ उत्पादन में उसका असर दिखाई देगा। देयरफॉर वी हैव टू बी केयरफुल। विश्व भर खाद्य तेल मार्केट में उपलब्धि अच्छी है, हम इंपोर्ट कर सकते हैं। मगर हमें इंपोर्ट, वी शुड नॉट बी इंपोर्ट डिपेंडेंट। हमारा डोमेस्टिक उत्पादन बढ़ाना है, उसके ओर सरकार को ध्यान देना है। पॉलिसीज जो
प्रोडक्शन पॉलिसीज है उसके ओर ध्यान देना है। तो उसके बारे में मैंने सरकार को एक पेपर भी प्रेजेंट किया है। देखेंगे अभी जब नई सरकार आती है क्या क्या उनका रेस्पॉन्स क्या है। बिल्कुल। कॉटन सीड ऑयल केक, कॉटन सीड ऑयल और कॉटन सीड ऑयल केक पर आपको क्या लगता है? अगर कॉटन सीड की भी बात की जाए तो क्या कॉटन के साथ साथ कॉटन सीड ऑयल और कॉटन सीड ऑयल केक, ये भी फैक्टर्स क्या मजबूती की तरफ जाएंगे? क्या इनमें भी, इन कंपोनेंट्स के अंदर भी क्या हम तेजी देखेंगे? आप मुझे पूछते हो चंद्रशेखर को? जी 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 चंद्रशेखर जी, आपसे मैं पूछ रहा हूं। हेलो। जी चंद्रशेखर जी। हाँ हाँ, नहीं मैं समझता हूँ जरूर हमारा देश में क्योंकि खाद्य तेल की कमी है, खाद्य तेल का उत्पादन हाँ। की कमी है, तो जरूर कॉटन सीड ऑयल जो है बहुत अच्छा एक बढ़िया तेल है, खाद्य तेल है, तो उसका डिमांड जरूर बढ़ते जाएगा। और कॉटन और हमारा देश में जो लाइव स्टॉक सेक्टर जो हम कहते हैं उसमें कॉटन सीड केक का भी डिमांड बढ़ रहा है और आगे जाकर के और भी ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि काफी डेवलपमेंट पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है लाइव स्टॉक सेक्टर में। जी। तो ये दोनों कॉटन सीड ऑयल एंड कॉटन सीड केक में मैं काफी बुलिश हूँ फ्रॉम ए डिमांड पर्सपेक्टिव। डिमांड को देखते हुए काफी बुलिश हूँ मैं। जी अतुल जी, कपास खली, आप क्या वजह मानते हो? एक अच्छी खासी तेजी अभी हाल फिलहाल के अंदर हमने देख ली, हाजिर बाजार 2000 से सीधा 2800 रुपए की छलांग लगा गया। हालांकि फैक्टर्स, चूंकि चंद्रशेखर साहब भी इसके अंदर बुलिश हैं और उनको भी लग रहा है कि कॉटन सीड ऑयल और कॉटन सीड ऑयल केक, इन सभी में एक तेजी यहां पर दिखाई देती है। कितनी तेजी अभी और आप देखते हैं? देखिए, जैसे चंद्रशेखर जी ने बताया, मैं इनसे पूरा सहमत हूँ कि इस साल जो अलग अलग एसोसिएशन, साउथ के एसोसिएशन है, वो बोलते हैं कि 340 लाख में 145 आएगा। ये सब इनके जो फिगर हैं वो बिल्कुल गलत हैं। इस साल अगर रियलिटी में देखें तो हमारे कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो लास्ट मार्च महीने में मीटिंग की थी और हमने क्रॉप 321 लाख गांठ का फाइनलाइज किया है, और उसमें भी ऐसा लगता है जैसे चंद्रशेखर जी ने बताया वैसे आगे भी इसमें और क्रॉप कम होने की संभावना है। अगर 50 लाख गांठ का हमारा क्रॉप पिछले साल के मुकाबले कम है तो उसकी इफेक्ट कॉटन के प्राइस बढ़ेंगे, कॉटन सीड के प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि कॉटन तो कहीं से थोड़ा इंपोर्ट वगैरह भी कर लेंगे, मगर कॉटन सीड वगैरह है वो इंपोर्ट भी नहीं हो सकता है। तो ये सब में जैसे चंद्रशेखर जी बुलिश है, मैं भी मानता हूँ कि थोड़ा आगे भी ये तेजी रहेगा। और अगर मॉनसून में कहीं 15 दिन 20 दिन का लेट हो गया तो ये तेजी में जैसे घी डालने की बराबर ऐसे तेजी बहुत बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आग में जैसे घी डालते हैं। अभी आप प्राइस क्या लगता है आपको? 7000 रुपए कॉटन के अंदर, माने कि 7000 रुपए का एक स्तर दिखाई देगा जो कभी देखा था फार्मर ने, वो दोबारा दिखाई नहीं दिया था 14-15। अब क्या वापिस से 7000 रुपए माना जा सकता है कि अब आ जाएंगे 7000 रुपए, एक बार फिर से ऑल टाइम हाई ब्रीच होगा कॉटन में? गनात्रा साहब क्या 7000 रुपए का लेवल दिखाई देगा एक बार फिर से नरमा कपास? संपर्क टूट गया है। चंद्रशेखर साहब, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, 7000 रुपए का प्राइस क्या दिखाई देगा यहां पर? नहीं, मैं सच बोलूं तो प्राइस आउटलुक अब दे नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं खास करके फ्रॉम ए प्राइस पर्सपेक्टिव स्टडी किया नहीं है और कॉटन सीड ऑयल एंड कॉटन सीड केक का। तो माफ करिए, आई डोंट थिंक ये सही उचित नहीं रहेगा कि मैं कोई प्राइस आउटलुक दूं इसमें। आई एम सॉरी, माफ करिए। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, बिल्कुल फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग है, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकता। बहुत बहुत
शुक्रिया चंद्रशेखर साहब बने रहने के लिए और इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। अतुल जी, आप हमारे साथ बने रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो गया है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं, जानने की कोशिश हमारी कि अब और कौन सी कमोडिटी आपकी किस्मत यहां पर रच सकती है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।